2 मिलियन से ज़्यादा अमेरिकन की मौत हुई 2014 में। उनमें से सिर्फ 4,000 की नेटवर्थ $8 मिलियन से ऊपर थी जब उनकी मौत हुई। उनमें से एक था रोनाल्ड रीड, एक जैनिटर और गैस स्टेशन अटेंडेंट। यहाँ पे कोई रैग्स टू रिचेस स्टोरी नहीं है। रोनाल्ड की लाइफ स्टोरी बहुत ही सिंपल थी। उसने गैस स्टेशन पे 25 साल काम किया और 17 साल के लिए फर्श साफ किया। उसकी वाइफ की डेथ 50 साल की एज पे हो गई थी और उसने फिर से शादी नहीं करी। तो इतना सारा पैसा कहाँ से आया? आंसर बहुत सिंपल है। उसने अपने पैसे बचाए और ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है, उसी साल में एक आदमी ने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया। रिचर्ड फुस्कोनी एक हार्वर्ड एजुकेटेड मेरिल लिंच एग्जीक्यूटिव थे और वो अपने 40s में रिटायर हो गए थे। लेकिन उन्होंने बहुत सारा पैसा उधार लिया था एक बड़ा घर रेनोवेट करने के लिए, और जब 2008 में रिसेशन आया तो उनके सारे पैसे ख़त्म हो गए। अ जैनिटर डाइड रिचर देन अ हार्वर्ड एग्जीक्यूटिव। बढ़िया हेडलाइन है। मॉर्गन हाउसल के हिसाब से, जिन्होंने बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी लिखी है, ये कहानी प्रूव करती है कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई हार्ड साइंस नहीं है। असल में ये एक सॉफ्ट स्किल है जहां आपका बिहेवियर आपकी नॉलेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बुक में मॉर्गन हाउसल हमें इन्हीं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताते हैं और इस वीडियो में मैं आपको 13 बेस्ट लेसन्स दूंगा। ये वीडियो आपको इंस्पायर करेगा बुक पढ़ने के लिए और अपनी जर्नी फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ बढ़ाने के लिए। लेसन 1, इकोनॉमी में जो चल रहा है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं। हाउसल कहते हैं, Your personal experience with money makes up maybe 0.0001% of what happened in the world and maybe 80% of how you think the world works. अमेरिका में मिलेनियल जनरेशन पिछली जनरेशन जैसे घर नहीं खरीद रही। बेबी बूमर्स की जनरेशन में 45% लोगों ने पहला घर खरीदा था 25 और 34 की एज में, लेकिन मिलेनियल्स में सिर्फ 37% ने उसी एज में घर खरीदे थे। अलग अलग जनरेशन के लोगों के थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस अलग होते हैं पैसे के मामले में। पर्सनल एलिमेंट्स होते हैं जैसे जॉब मार्केट, एज या आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन, जो आपके फाइनेंशियल थॉट्स को इन्फ्लुएंस करती है। इसके अलावा लोगों के अपने यूनिक बिलीव्स होते हैं पैसे और वेल्थ के बारे में, जिससे उनका बिहेवियर भी इफेक्ट होता है। हाउसल हमें बताते हैं कि आप मनी के साथ क्या करते हो वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू स्टॉक्स की वैल्यू या इकोनॉमिक रिसेशन। ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं अपना रिटर्न मैक्सिमाइज करने के लिए नहीं, बल्कि लॉस अवॉइड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन 2 सिनारियों के बारे में सोचिए। मान लीजिए एक इंसान ने आपसे कहा कि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है और आपको अपना खुद का कमाया हुआ $10,000 उनके प्रोजेक्ट में डालना है, लेकिन कंडीशन ये है कि या तो आपका पैसा डबल होगा या सारा पैसा डूब जाएगा। फिर एक और इंसान आपको अपॉर्चुनिटी देता है सेम अमाउंट ऑफ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन सिर्फ 30% प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे गारंटी है कि आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो आप कौन सा चूज़ करेंगे? जो इंसान पहला ऑप्शन चूज़ करेगा उसके अंदर डिज़ायर है बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का, और जो इंसान दूसरा सिनारियो चूज़ करेगा उसको डिसअपॉइंटमेंट अवॉइड करना है। पहला इंसान हो सकता है रिस्क ले सकता है, हो सकता है कि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी सेविंग्स हो सकता है उसने नो रिस्क नो रिवॉर्ड कहावत के बारे में सुना हो हो सकता है वो बस लालची हो। लेकिन दूसरा इंसान बहुत ही केयरफुल और सोच के डिसीजन ले रहा है। और एक और चीज़ याद रखने वाली है कि फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट इंसानों के लिए बहुत ही एक नया कॉन्सेप्ट है। हज़ारों साल पहले रिटायरमेंट का कोई ऑप्शन नहीं था, आप बस मरते दम तक काम करते थे। कंपाउंड इंटरेस्ट, डेट या इंडेक्स फंड नेसेसरी नहीं थे जब हमारे ब्रेन का मेन गोल था शेयर से बचना। इसीलिए लोगों के अजीब अजीब थॉट्स होते हैं पैसे के बारे में। बेसिकली पॉइंट ये है कि कोई भी पागल नहीं है। जो टिप्स आपके लिए फाइनेंशियली काम करती हैं, हो सकता है वो आपके दोस्त या कॉलीग के लिए ना काम करें, क्योंकि हर किसी की यूनिक वैल्यू और गोल्स होते हैं जिससे वो अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। लेसन 2, ब्रॉड पैटर्न्स पे ध्यान दो। कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छी या बुरी नहीं होती जितना वो दिखती है, क्योंकि लक और रिस्क बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है पैसे बनाने में। बहुत सारे फोर्सेस हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं जिससे हमारी लाइफ इफेक्ट होती है। ये पॉइंट समझाने के लिए हाउसल बिल गेट्स का एग्जाम्पल देते हैं। बिल गेट्स का हाई स्कूल दुनिया का पहला हाई स्कूल था जहाँ पे एक कंप्यूटर था। अगर वो इस स्कूल के अलावा किसी भी स्कूल में होते तो हो सकता है उनका कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट ना आता, और उसकी वजह से हो सकता है वो कभी इतने अमीर भी ना बनते। वो केंट एवंस का एग्जाम्पल देते हैं जो बिल गेट्स के बेस्ट फ्रेंड थे 8th ग्रेड में।
केंट बिल गेट्स के पार्टनर होते माइक्रोसॉफ्ट में, लेकिन उनकी एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में मौत हो गई थी हाई स्कूल ग्रेजुएट करने से पहले। हाउजल बताते हैं कि एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में मौत होने के चांसेस रफली 1 in a million है। सिर्फ 3 दर्जन मौत होती है माउंटेनियरिंग डेथ्स में एनुअली यूएस में। तो ये एक एग्जाम्पल है लक और रिस्क का हमारी ज़िंदगी में। कितनी बार आपके साथ हुआ है कि आपने किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया और वो नहीं हो पाया, और कितनी साथ आपके साथ अच्छी चीज़ें हुई हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। आप ये इमेजिन करिए, आप 5 दिन इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं और बाई चांस वो आपसे वही क्वेश्चन पूछते हैं जो आपने पढ़ाई करे थे। अब ऐसे ही दूसरी सिचुएशन इमेजिन करिए, आप बहुत ज़्यादा बिजी थे और आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाए, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए उस दिन उठे तो आपको एक ईमेल आया कि इंटरव्यू पोस्टपोन हो गया है। तो इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि लक का एलिमेंट बहुत बड़ा होता है हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में, इंक्लूडिंग मेकिंग मनी। हाउजल कहते हैं कि सारा सक्सेस मेहनत की वजह से नहीं होता है और सारी गरीबी लेजीनेस की वजह से नहीं होती है। ये हमेशा ध्यान में रखना जब आप दूसरे लोगों को जज करो और अपने आप को भी। हाउजल बिल गेट्स की स्टोरी यूज़ करते हैं हमें ये वार्न करने के लिए कि बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल लोगों की स्टोरी पे फोकस ना करो। जो लेसन्स हम लोग इन लोगों की लाइफ से सीखते हैं वो जनरलाइजेबल नहीं होते हैं। हम सब लोगों को रैग्स टू रिचेस की स्टोरी पसंद है, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि जितना एक्सट्रीम कोई एग्जाम्पल होता है उसमें उतना ही ज़्यादा लक और रिस्क होता है। तो अगर आपको सक्सेस का की चाहिए तो आपको ब्रॉड पैटर्न सीखने होंगे सक्सेस और फेलियर के। फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट कैसे अमीर हुए इन्वेस्टिंग को यूज़ करके, वो एक ब्रॉड पैटर्न नहीं है, वो उनकी इंडिविजुअल कहानी है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो अमीर होते हैं वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज़ करते हैं। पहली चीज़ एक स्टोरी है, दूसरी चीज़ एक पैटर्न है। जब आपके लिए चीज़ें अच्छी जा रही हों तो हमेशा लक के ऊपर ध्यान दीजिए और याद रखिए कि रिस्क आपको कैलकुलेट करना चाहिए। और जब चीज़ें इतनी अच्छी नहीं जा रही हों तो बहुत पेसिमिस्टिक भी ना हो और सोचो कि अरे यार मैंने जो भी किया है सब बुरा है। लेसन 3, नो व्हेन यू हैव इनफ। एरिक फ्रॉम का एक कोट है, Greed is a bottomless pit which exhausts the person in an endless effort to satisfy the need without ever reaching satisfaction. ज़्यादातर अमीर लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ इनफ नहीं समझ में आता है। रजत गुप्ता एक बिजनेसमैन थे जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आते थे, लेकिन वो पकड़े गए इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए क्योंकि उनको थोड़े और मिलियंस चाहिए थे। लालच की वजह से आप बेवकूफ़ी करते हैं। बिजनेस लोग जैसे रजत गुप्ता अपने डिज़ायर फॉर मोर मनी से ड्रिवन होते हैं। एक इंसान जिसका मेन मोटिवेशन लालच है वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स रिस्क पे लगा देगा थोड़ा और पैसा कमाने के लिए। If you risk something important to you for something unimportant to you, it does not make any sense. तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास काफ़ी है? ज़्यादातर लोगों को थोड़ा और चाहिए होता है कंपेयर टू जो उनके पास है। उनको एक बेहतर घर या एक बेहतर गाड़ी चाहिए होती है अपने दोस्त से। और ये ट्रेंड अपने दोस्तों से अच्छी गाड़ी या घर खरीदने का आपको हमेशा चेज़ कराते रहेगा। तो ये जानने के लिए कि कब आपके पास काफ़ी है, आपको अपना गोल मूव करना रोकना होगा। अगर आप हमेशा अपना गोल चेंज करते रहेंगे तो आपके पास कभी काफ़ी नहीं होगा। तो मान लीजिए आपका गोल था एक नॉर्मल गाड़ी खरीदने का और आपने एक बार ख़रीद लिया, आप बहुत खुश हो गए, लेकिन कुछ हफ्ते बाद आपका एक बिजनेसमैन दोस्त अपनी न्यू BMW के बारे में बताता है और एकदम से आपको भी वही चाहिए होता है। तो आप पैसे कमाते हो और फिर अपनी गाड़ी बेच के BMW खरीदते हो। फिर कुछ महीने बाद आपका दूसरा दोस्त और अच्छी मर्सिडीज़ की तारीफ़ कर रहा होता है तो आप उसके पीछे भागते हो और फिर आप एक पोर्श के बारे में सुनते हो और ऐसे ही ये चक्कर चलता रहता है। आप हमेशा अपना गोल मूव करते हो और कोई भी चीज़ कभी काफ़ी नहीं होती है। हाउजल हमें जोसेफ हेलर की कहानी बताते हैं जो ऑथर थे Catch-22 के। एक डिनर पार्टी पे हेलर के दोस्त ने उनको बताया कि उनका जो होस्ट था एक बिलियनर, उसने इतने पैसे कमा रखे थे एक दिन में जितना हेलर ने अपनी किताब बेच के पूरे लाइफ टाइम में कमाए थे। ये सुन के हेलर ने जवाब दिया, मेरे पास एक चीज़ है जो उसके पास कभी नहीं होगी, ये नॉलेज कि मेरे पास काफ़ी है। ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है ये जानने का कि कब आपको अपना गोल मूव करना बंद करना चाहिए। सोशल कंपैरिजन की वजह से हम ज़्यादातर लोग फील करते हैं कि हमारे पास इनफ पैसा नहीं है, लेकिन अगर हम अपना गोल मूव करना बंद करें, दूसरे लोगों से कंपेयर ना करें, तो हम लालच में नहीं फंसेंगे। हाउजल कहते हैं कि सीलिंग ऑफ सोशल कंपैरिजन इतनी हाई है कि ऑलमोस्ट कोई भी कभी उसको हिट नहीं करता है। ये एक ऐसा जंग है जो आप जीत नहीं सकते। सिर्फ एक ही तरीका है जीतने का, वो है मत लड़ो, एक्सेप्ट कर लो कि आपके पास काफ़ी है।
लेसन 4, लेवरेज द पावर ऑफ टाइम एंड कंसिस्टेंसी। एक कोट जो कहा जाता है आइंस्टाइन ने कहा था वो है, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वो जो समझ जाता है वही कमाता है, जो नहीं समझता है वो पे करता है। काफ़ी बार कोई बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है छोटे छोटे चेंजेस करके। फॉर एग्जाम्पल, आप छोटे पैसे से शुरू करते हो और कुछ सालों में वो इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है जितना आपने इमेजिन भी नहीं किया था। ये है पावर ऑफ कॉम्पाउंडिंग। काफ़ी बार आपको सिर्फ टाइम चाहिए होता है कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ अचीव करने के लिए। मान लीजिए कोई इंसान 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू हो और जब तक वो 30 साल का हो उसकी नेटवर्थ $9.3 मिलियन की हो जाए। अगर ये इंसान इन्वेस्ट करते रहेगा अच्छे से तो ऑब्वियसली वो मल्टी बिलियनर हो जाएगा अपने 60s में। ये केस था वॉरेन बफेट का। बफेट ने इन्वेस्टिंग शुरू करी थी जब वो 10 साल के थे और उनकी नेटवर्थ थी $9.3 मिलियन की जब वो 30 साल के हुए। अब बफेट स्किल्ड इन्वेस्टर तो हैं, लेकिन उनका रियल सीक्रेट था टाइम। हाउसेल कहते हैं कि अगर बफेट ने अपने 30s में इन्वेस्ट करना शुरू किया होता और 60s में रिटायर करते हैं तो उनकी नेटवर्थ आज से 99.9% कम होती। तो टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सक्सेस का। आज छोटी ग्रोथ होगी लेकिन फ्यूचर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है जिसका कोई लॉजिक भी ना हो। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की वजह से ही कॉम्पाउंडिंग इतनी पावरफुल है। हाउसेल कहते हैं कि अच्छी इन्वेस्टिंग का ये मतलब नहीं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न्स कमाओ, क्योंकि हाईएस्ट रिटर्न्स तो चांस की बात होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अच्छे रिटर्न्स कमाओ लॉन्ग टर्म के पीरियड पे, जिसको आप रिपीट कर सको। तो ज़्यादातर लोग ये इग्नोर क्यों करते हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा, कंपाउंडिंग एक रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है ह्यूमन सोसाइटी में। हमारा दिमाग किसी चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाता है जो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1% इम्प्रूव करते हैं डेली तो आप सोचते हैं कि लाइन कुछ ऐसी जाएगी, लेकिन असलियत में लाइन ऐसी जाती है और आप 37.7 टाइम्स बेटर हो जाते हैं एक साल में। यह है पावर ऑफ कॉम्पाउंडिंग, लेकिन ये हम नेचुरली नहीं कर पाते हैं। लेसन 5, मिनिमाइज योर लॉसेस एंड रिस्क्स। जब आपको इन्वेस्टिंग की अच्छी स्ट्रैटेजी पता होती है तो पैसे कमाना थोड़ा और मैनेजेबल होता है, लेकिन उस पैसे को अपने पास रखना एक चैलेंज हो सकता है। आप काफ़ी कहानियाँ सुनते हैं लोगों की जो बहुत सारे पैसे कमा तो लेते हैं लेकिन कुछ सालों में गायब हो जाते हैं। पैसा कमाना एक चीज़ है लेकिन उसको रखना एक दूसरी चीज़ है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अलग स्किल्स पे बेस्ड हैं। आपको पैसा कमाने के लिए ऑप्टिमिज्म चाहिए, थोड़ा रिस्क लेना होगा और बाहर जाके और मेहनत करनी होगी। लेकिन ये पैसा रखने के लिए आपको और कम रिस्क लेना होगा, थोड़ी कंजूसी करनी होगी और लक और रिस्क को ध्यान में रखना होगा। हाउसेल कहते हैं कि हमेशा याद रखो, जब आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो वो लक पे डिपेंडेंट होता है। हो सकता है अगर आप ये पैसे गंवा दें तो वापस ना मिले। तो पैसे रखने के मामले में एक स्टेटमेंट बोलते हैं, ओनली द पैरानॉइड सर्वाइव। तो पैसे बचाने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि फ्यूचर गारंटीड नहीं है पास्ट की तरह। तो कभी लेज़ी ना हो जाइए और ये सोचने लगिए कि अभी तक मैं सक्सीड किया हूँ तो आगे भी यही पैसा आता रहेगा। लेसन 6, लर्न टू टेक द लॉसेस। आप आधे टाइम गलत होने के बाद भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। सारे इन्वेस्टमेंट्स हमेशा सक्सेसफुल नहीं होंगे, कुछ फेल करेंगे। तो अमीर बनने के लिए जब आप लॉस में आए तो आपको पेसिमिस्टिक नहीं होना है। इंसानों की साइकोलॉजी होती है कि जब कोई चीज़ गलत जाए तो हम उसको याद रखते हैं ताकि आगे लॉस ना हो। इसकी वजह से हम लोग बुरी चीज़ें और ज़्यादा याद रखते हैं कंपेयर टू अच्छी चीज़ें। लेकिन इसका डाउन साइड भी ये है कि काफ़ी बार हम लोग किसी बुरी सिचुएशन को बहुत बड़ा अपने दिमाग में बना लेते हैं। आपके साथ ऐसा कभी हुआ होगा कि कोई सिचुएशन हुई जो आपको लगा कि बहुत बुरी है और आपके किसी दोस्त ने बोला, अरे यार इतनी बुरी भी नहीं है, और कुछ दिनों बाद हाँ वो इतनी बुरी नहीं थी और आपको इतना इफेक्ट नहीं हुआ। किसी ना किसी पॉइंट पे हम सब लोग कोई ऐसी सिचुएशन एक्सपीरियंस करते हैं जिससे हमको लगता है कि हम बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन तब भी हम वापस आ गए। वर्ल्ड डिज्नी एक सक्सेसफुल आदमी थे, लेकिन उनका पहला स्टूडियो बैंकरप्ट हो गया। उनकी मूवीज़ भी बहुत महंगी थी, तो शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें गलत होती थी। लेकिन 1938 में जब उन्होंने स्नो वाइट बनाई, उन्होंने $8 मिलियन कमाए और उनका सक्सेस का रास्ता पूरा बदल गया। वर्ल्ड डिज्नी की कहानी हमें बताती है कि ज़्यादातर लोग बड़े प्रॉफिटेबल चीज़ों पे ध्यान देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये रिजल्ट आता है बहुत सारे फेलियर्स की वजह से। इसको कहा जाता है एक टेल इवेंट। एक टेल इवेंट का बेसिकली मतलब है एक ऐसा इवेंट जिसके होने की बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेना एक टेल इवेंट है,
लेकिन हम ज़्यादातर लोग अपना ध्यान देते हैं सिर्फ टेल इवेंट्स पे, क्योंकि हम लोग ये नहीं समझ पाते कि वो कितने रेयर और पावरफुल होते हैं। इससे पहले कि आप कोई भी चीज़ मास्टर कर पाएँ, आपको फेलियर्स लाइफ में झेलने होंगे, लेकिन आपको उन फेलियर से निराश नहीं होना है। यही ट्रेंड और पैटर्न अप्लाई होता है पैसा कमाने में। जब इन्वेस्ट करते हैं तो लोग फेलियर्स पे नहीं ध्यान देना चाहते हैं। वो ये नहीं ध्यान देते हैं कि सिर्फ कुछ ही कंपनीज है स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देती हैं, और उन कंपनीज में भी टेल इवेंट्स और भी ज़्यादा रेयर होते हैं। तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं लॉस के लिए और टेल इवेंट्स का कैसे यूज़ करते हैं? हाउसल नेपोलियन बोनापार्ट का कोट देते हैं, अ जीनियस इज द मैन हु कैन डू द एवरेज थिंग व्हेन ऑल दोज अराउंड हिम आर गोइंग क्रेजी। जब हर कोई आपके आसपास पागल हो रहा होता है, जब भेड़ चाल में सब लोग चल रहे होते हैं, तब अगर आप एवरेज चीज़ करें और अच्छा डिसीजन लें तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इमेजिन करिए एक स्टूडेंट जो एंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए पहले हफ्ते से पढ़ाई कर रहा हो। ये स्टूडेंट अपना स्टडी रूटीन कंटिन्यू करता है वीक 1 से एग्ज़ाम के पहले हफ्ते तक, जब हर कोई पागल हो रहा होता है। और फिर एक दूसरा स्टूडेंट है, जब हर कोई पागल हो रहा होता है तभी वो पढ़ाई करना शुरू करता है। इन दोनों में से कौन ज़्यादा मार्क्स लाएगा एग्ज़ाम में? तो ये याद रखिए कि हर कोई अच्छे डिसीजंस हमेशा नहीं लेता है। अपने लॉसेस को ध्यान में रखिए कि हर किसी के लॉसेस होते हैं, और जब टेल इवेंट आपको दिखे तो उसको मैक्सिमाइज करिए। लेसन 7, मैनेज योर टाइम। ये एबिलिटी कि आप वही कर रहे जो आपको पसंद है, जब आपको पसंद हो, जिसके साथ आपको पसंद हो, जितनी देर तक आप करना चाहें, ये प्राइसलेस है। हम सब लोग अमीर होना चाहते हैं ताकि हम लोग खुश हो पाए, लेकिन हैप्पीनेस पैसे से नहीं आती है, वो एक सेंस ऑफ कंट्रोल से आती है अपनी ज़िंदगी पे, अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल होना कि आप क्या काम कर रहे हैं और कितनी देर तक काम कर रहे हैं। यही आपको असलियत में खुशी देता है। पैसा आपको पावर और कंट्रोल देता है अपने टाइम के ऊपर। इसकी वजह से आप और इंडिपेंडेंट फील करते हैं। जब आपको पता होता है कि आपके पास एसेट्स हैं और डिस्पोजेबल इनकम है, तो आपका शेड्यूल आप कंट्रोल करते हैं। अगर आपके पास सिर्फ थोड़े से पैसे जमा हैं तो आपके पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 6 महीने का खर्चा सेविंग्स में है तो आपको पता है कि आप एक अच्छी जॉब के लिए वेट कर सकते हैं अगर आपकी प्रेजेंट जॉब चली जाए। इससे आप हमेशा अपने बॉस से डरोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ महीने आप बिना जॉब के अपना काम चला लोगे। पैसे की वजह से आपके पास टाइम और ऑप्शंस आते हैं। ज़्यादातर लोग ज़बरदस्ती में कोई काम नहीं करना चाहते हैं, भले ही उनको वैसे भी वो काम करना हो। मान लीजिए आप घर पे बैठे हैं, आप मूवी देख रहे हैं और ख़त्म होने वाली है। आपने सोचा कि मूवी ख़त्म होगी और फिर मैं बर्तन साफ़ करूँगा, लेकिन एकदम से आपका रूममेट आता है और कहता है अरे नहीं अभी बर्तन साफ़ करो। एकदम से आपको साइकोलॉजिकली मन नहीं करता है करने का। साइकोलॉजी में इसका एक रीज़न है साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस हमारा ब्रेन का एक रिस्पॉन्स होता है जब हमको लगता है कि कोई ज़बरदस्ती हो रही है। तो अगर आपको लगता है कोई आपको काम करने के लिए फोर्स कर रहा है तो आप ये रेजिस्टेंस फील करते हैं। यही सेम चीज़ आपके काम और पैसे के साथ होती है। अगर आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जो आपको पसंद भी है, आपका मोराल तब भी कम होगा अगर आप ऐसे शेड्यूल पे काम करते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। हम सब लोग अपनी लाइफ में कंट्रोल चाहते हैं। अगर आपको ज़बरदस्ती कोई काम करवाया जाए तो आप डिप्रेस्ड होंगे, और अगर किसी को लगे कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो वो काम नहीं करेंगे, चाहे उनको वैसे ही वो काम करना भी हो। लेसन 8, लोग आपकी चीज़ों से उतना इम्प्रेस नहीं होते जितना आप सोचते हैं। जब आप किसी को एक अच्छी गाड़ी चलाते हुए देखते हैं तो बहुत रेयरली आप सोचेंगे अरे वाह वो बंदा कितना बढ़िया है, उसकी गाड़ी कितनी अच्छी है। ज़्यादातर टाइम लोग सोचते हैं कि अरे वाह अगर वो गाड़ी मेरे पास होती तो लोग सोचते कि मैं कितना कूल हूँ। ज़्यादातर लोग सबकॉन्शियसली ऐसे ही सोचते हैं। सबसे मेन रीज़न ज़्यादातर लोग अमीर होना चाहते हैं वो है लोगों और सोसाइटी की रिस्पेक्ट मिलना। वो ये भूल जाते हैं कि पैसे से उनको रिस्पेक्ट या एडमिरेशन नहीं मिलता है। लोग आपकी चीज़ों की भले ही तारीफ़ करेंगे लेकिन वो आपके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। लेसन 9, वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी। ज़्यादातर लोग बढ़िया गाड़ी या घर खरीदते हैं दूसरों को बताने के लिए कि मैं अमीर हूँ। कभी कभी तो लोग लोन भी लेके एक आईफोन या बेहतर गाड़ी खरीदते हैं। लेकिन हाउसल कहते हैं कि पैसे गंवाने का सबसे आसान तरीका है अमीर दिखने की कोशिश करना। हम सब लोगों के पास लोगों के बैंक अकाउंट या उनके एसेट्स की लिस्ट नहीं होती है, तो हम लोग उन्हीं चीज़ों पे जज करते हैं जो वो हमको दिखाते हैं, ऐसे उनकी गाड़ी, घर या इंस्टाग्राम। फेमस सिंगर रिहाना ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई थी और उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र पे केस कर दिया। उनके एडवाइज़र ने कहा कि अगर आप चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दोगे तो आपके पास वही चीज़ें रह जाएंगी लेकिन पैसे नहीं रहेंगे। यहाँ पे हाउसल हमें समझाते हैं डिफरेंस बिटवीन रिच एंड वेल्दी।
रिच लोगों के पास अच्छी चीज़ें होती हैं, वो बढ़िया गाड़ी या बढ़िया घर खरीदते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि वेल्दी लोगों के पास बढ़िया घर या गाड़ी नहीं होती है। डिफरेंस ये है कि वेल्दी पीपल हैव एसेट्स, उनके पास पैसा जमा होता है और ऐसे एसेट्स होते हैं जिनसे वो कभी भी पैसे कमा सकते हैं। अगर कोई इंसान $80,000 की गाड़ी खरीद रहा है तो वो कहने के लिए रिच तो है, क्योंकि अगर उसने लोन लेके भी गाड़ी खरीदी है तो बैंक लोन तभी देगा जब उसकी इनकम हाई होगी। लेकिन वेल्थ का मतलब है वैल्यू। वेल्थ आपको ऑप्शंस और ग्रोथ देती है ताकि फ्यूचर में भी आप और चीज़ें खरीद पाएं। जब लोगों को लगता है कि मैंने मेहनत करी और उनको पैसे मिलते हैं तो उनको लगता है कि मुझे अपने आप को ट्रीट करना चाहिए, कोई अच्छी चीज़ खरीदनी चाहिए। लेकिन वेल्दी बनने के लिए आपको ये अर्ज रेजिस्ट करना होगा, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल रखना होगा, तभी आप वेल्थ बना पाएंगे, सिर्फ रिचेस नहीं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी रिच, लेकिन एक्चुअली में दे वॉन्ट टू बी वेल्दी। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान जिसकी जॉब उसको $1 मिलियन a ईयर देती है, लेकिन उसको हफ्ते में 80 घंटे काम करना पड़ता है और वो ट्रैवल नहीं कर सकता है। टेक्निकली वो रिच है लेकिन वेल्दी नहीं है। अगर किसी इंसान की इनकम उसकी आधी हो लेकिन उसके पास फ्री टाइम है और वो हाई क्वालिटी डिसीजंस ले सकता है तो वो वेल्दी है। लेसन 10, लर्न टू सेव मनी। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जब आप वेल्थ बिल्ड करते हैं वो है आपकी रेट ऑफ सेविंग्स, आपकी इनकम या इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स नहीं। जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपका मार्केट पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, आपको नहीं पता होता कि आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी काम करेगी या नहीं। आप सिर्फ अपनी सेविंग्स और अपने खर्चे कंट्रोल कर सकते हो। आपका वेल्थ बिल्डिंग पोटेंशियल होता है आपके खर्चे कंट्रोल करने और एफिशिएंसी के ऊपर। वेल्थ वो चीज़ होती है जो बच जाती है और एक्यूमुलेट करती है आपके खर्चे के बाद। मतलब आपके पास और वेल्थ हो सकती है अगर आप कम पैसा खर्च करें और पैसा बचाएं। आपको बहुत हाई इनकम की ज़रूरत नहीं है वेल्थ बनाने के लिए। इमेजिन करिए एक इंसान डेव $40,000 हर साल कमाता है, लेकिन सिर्फ $30,000 खर्च करता है और $10,000 बचा लेता है हमेशा। 3 साल के बाद उसकी इनकम मान लीजिए $60,000 होती है, लेकिन वो अपने खर्चे नहीं बचाता है, तो अब वो हर साल $30,000 बचा रहा है। अब उसकी जगह एक दूसरा इंसान है कारा। शुरुआत में कारा और डेव की सेम एक्सपेंसेस हैं और सेम सेविंग्स हैं, लेकिन जब कारा की इनकम इंक्रीज होती है तो अपनी एक्सपेंसेस इंक्रीज कर देती है। तो 6 साल में डेव बचा लेगा $1,20,000, लेकिन कारा बचा पाएगी सिर्फ $60,000। मान लीजिए कारा का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और ज़्यादा अच्छा और डेव से, तब भी उसकी नेटवर्थ और कम होगी। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि डेव ने अपने एक्सपेंसेस को कम रखा और उसने फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखा, उसने अपना गोल मूव नहीं किया। दूसरे हाथ पे कारा की लाइफस्टाइल बढ़ती गई उसकी इनकम के साथ। तो सेविंग्स आप बना सकते हैं खर्चे कम करके। खर्चे आप तब कम कर पाएंगे जब आप अपने डिज़ायर्स कम करें, और आपके डिज़ायर्स तब कम होंगे जब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेसन 11, इट्स बेटर टू बी रीजनेबल दैन क्लिनिकली रैशनल। हर चीज़ में बैलेंस की ज़रूरत होती है। आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं बनना चाहिए जब आप फाइनेंशियल डिसीजंस लें। ज़्यादातर फाइनेंशियल डिसीजंस डिनर टेबल पे बनते हैं, लोगों और दोस्तों को ध्यान में रखते हुए। अगर आप ये भूल जाएंगे कि आप एक इमोशनल इंसान हैं तो आप लॉन्ग रन में फेल करेंगे। आप अपनी स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में नहीं रख पाएंगे। हाउसल बताते हैं कि लोगों को मैथमेटिकली सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, उनको ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जिससे वो रात में अच्छे से सो पाए। आपको भी सेम चीज़ चाहिए। आपको फ्यूचर के लिए बचाना है, लेकिन अपना पीस प्रेजेंट में सैक्रिफाइस नहीं करना है। मान लीजिए आपका टारगेट हो 1,03 साल में बचाना, लेकिन आपकी इनकम सिर्फ 40,000 है, तो अपना गोल 3 साल में अचीव करने के लिए आपको अराउंड 33,000 बचाने होंगे, जिसकी वजह से आपके पास सिर्फ 6,000 बचेंगे। ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है और हो सकता है आप सड़क पे आ जाएं और लॉन्ग रन में आप अपनी सेविंग स्ट्रैटेजी अबैंडन कर देंगे। तो आपको रीजनेबल बनना है और ऐसी तरीके से सेव करना है जिससे आपका पीस मेंटेन रहे। लेसन 12, यू विल चेंज, बी रेडी। लोग और उनके गोल्स हमेशा चेंज होते हैं और आपको भी रेडी होना है सेम चीज़ के लिए। एक गोल इमेजिन करना आसान और अच्छा होता है, लेकिन एक ऐसा गोल इमेजिन करना जो रियलिस्टिक हो आपके लाइफ के स्ट्रेसेस में, वो एक बहुत ही अलग चीज़ होती है। एक इंसान का एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी बचपन भर एक्साइटेड थी डॉक्टर बनने के लिए। हाई स्कूल में मेरी ने बहुत मेहनत करी और वो कॉलेज में पहुंच गई मेडिसिन पढ़ने। लेकिन जब वो अपनी रेजिडेंसी करती है तो उसको लगा यार यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत है, लेकिन तब भी मेरी लगातार लगी रहती क्योंकि उसने टाइम और पैसे लगाए थे ये गोल अचीव करने के लिए।
कुछ साल बाद वो एक लाइसेंस डॉक्टर बनती है, लेकिन वो अपनी जॉब छोड़ देती है। ये इसलिए हुआ क्योंकि उतना स्ट्रेस और जो जॉब की डिमांड्स थी वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हो गई थी, जो उसने इमेजिन पहले नहीं करी थी। ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे मैरी को पता होता कि वो कैसा फील करेगी अपना गोल अचीव करने के बाद। आप भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब आप फ्यूचर प्लान कर रहे हो तो ये याद रखिए कि आपके आसपास की दुनिया, आपके गोल्स और आपके डिज़ायर बदलेंगे। लेसन 13, एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस बट नॉट ऑल प्राइसेस अपीयर ऑन द लेबल्स। हम सब लोग ये मान सकते हैं कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है, लेकिन क्या हमको इसका इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में मतलब पता है? ज़्यादातर टाइम लोगों को बहुत देर बाद पता चलता है कि असली प्राइस क्या था। इसीलिए हमारा प्रीवियस लेसन इंपॉर्टेंट है, नो व्हेन इट्स इनफ। बहुत ज़्यादा लालची मत हो जाइए और ट्रिक्स के पीछे भागिए पैसा कमाने के लिए। आप हो सकता है और बड़ा प्राइस दे दें जो आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स आपको तुरंत नहीं मिल जाएंगे, और अगर आप ट्रिक्स यूज़ करेंगे और रैंडम लोगों की स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो उसकी कॉस्ट भी आपको तुरंत नहीं पता चलेगी। तो इससे पहले कि आप शॉर्टकट लें, ये याद रखिए कि हर चीज़ का असली प्राइस हमेशा छुपा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो देखने के बाद आप सोचेंगे कंपाउंडिंग तो बहुत सिंपल है, मैं अपना पैसा बस स्टॉक मार्केट में लगा दूंगा और 30 साल तक कंपाउंड करता रहेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसका भी प्राइस है, ये फ्री का पैसा नहीं है। हो सकता है मार्केट एक दिन में 20% कम हो जाए, हो सकता है आपका पोर्टफोलियो 5 साल तक बढ़े ही ना, हो सकता है आपको एक घर खरीदना हो और आपको अपने स्टॉक्स बेचने पड़े लॉस पे। ये प्राइस होता है इन्वेस्टिंग का, जो इम्पॉर्टेंट है याद रखना जब आप इन्वेस्ट करें। प्राइस ऑफ एडमिशन अगर आप देंगे तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। अगर आप चीट करने की कोशिश करेंगे, शॉर्टकट लेंगे, तो आप हमेशा फेल करेंगे। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि वेल्थ कमाना एक सॉफ्ट स्किल है। कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो जाइएगा जब चीज़ें गलत जा रही हों, और जब चीज़ें अच्छी जा रही हों तो हम्बल रहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ उतनी अच्छी या बुरी नहीं होती है जितनी वो दिखती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पेशेंस रखिए और सेविंग एंड इन्वेस्टिंग सीखिए ताकि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग यूज़ कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।